वेलकम टू टी4 ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर आपके लिए मालूमाती वीडियोस लाते रहते हैं। ऐसी मालूमाती वीडियोस के अगर आपको एजुकेशनल कैरियर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपकी उसमें हेल्प करते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है और उसकी वजह ये है कि आज की इस वीडियो में हमने मोहम्मद दानिश भट्ट साहब को इस वीडियो में शिरकत की दावत दी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं मोहम्मद दानिश भट्ट साहब का तारुफ कराता चलूं कि अभी रिसेंटली पीपीएससी के थ्रू जो एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से असिस्टेंट चीफ आईटी की 18वें स्केल की जो वैकेंसीज आई थी, उन्होंने उस वैकेंसी में इन्होंने अपनी पोजीशन को हासिल की है। तो इनसे आज की इस वीडियो में हम पूछेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे की और पेपर पैटर्न क्या था, क्या क्या दुश्वारियां आई, किस तरीके से पेपर क्या था, पेपर में आने वाले सवालात क्या थे। इनसे हम ये भी पूछेंगे कि कोई ऐसी गाइडलाइन जो ये देना चाहें आने वाले नए एप्लीकेंट्स को। तो मोहम्मद दानिश भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये जो आपने कामयाबी हासिल की है, इसके पीछे क्या राज था? सर बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबाद देने के लिए और मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए कि मैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे उनको दूसरों के साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि उसने ये करम किया है, क्योंकि उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी जो हुक्म है उसके बगैर ये मुमकिन नहीं था। सेकेंडली मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस मकाम तक पहुँचाया। उनकी मेहनत, उनकी दुआएं हैं और उसके बाद जो हमारे असातिज़ा कराम हैं, उनकी ये सारी मेहनत है जो हम ज़िंदगी के अंदर कोई भी मुकाम हासिल कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली सारा हमारे जो वालिदैन, हमारे असातिज़ा, ये उन्हीं की मेहनत है, जिसका फल हम आज खा रहे हैं। ओके, मोहम्मद दानिश भट्ट साहब, आप हमें ये बताएं। अब हम मेरे ख्याल में हम अपने वीडियो को उस पार्ट की तरफ आते हैं जिसका हमारे व्यूवर्स को इंतजार होगा कि हमारे नए आने वाले एप्लीकेंट जो पीपीएससी का टेस्ट देते हैं उन्हें बहुत से शकूक व शुबहात होते हैं कि टेस्ट क्या होगा, कैसे होगा। तो वहां पर जाने से पहले आप थोड़ा सा एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करा दें कि ये इंस्टीट्यूट क्या है और जिस वैकेंसी पे आपको ये जॉब मिलने जा रही है उसमें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन किस तरह की हो सकती है? जी। अच्छा, ये जो इदारा है ये मिनिस्ट्री फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का ज़ैली इदारा है और जो फूड सिक्योरिटी है उसके हवाले से ये मिनिस्ट्री काम करती है। तो उसमें जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है, जो उसके हवाले से पॉलिसीज वगैरह को फ्रेम आउट करना होता है, उनके ऊपर काम करना होता है, वो इस इदारे का काम है। जो अगर हम स्पेसिफिक पोस्ट की बात करें असिस्टेंट चीफ आईटी की, तो जो डिफरेंट जराए से डाटा आ रहा होता है उसकी बुनियाद पर डाटा जो हमें रिसीव हो रहा होता है, डाटा ड्रिवन हमें डिसीजंस लेने होते हैं। तो जिसकी मदद मदद से हम मुख्तलिफ तरह के अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। तो इस पोस्ट का काम बेसिकली ये होगा कि ये उस डाटा की बुनियाद पर जो पॉलिसी है उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सके। और तकरीबन यही इसके बारे में जो अभी मुझे मालूम है वो यही है। बाकी फिर जब जाएंगे, मजीद ज्वाइन करेंगे, तो वो उसके बारे में ज्यादा मजीद उसकी डिटेल में पता चलेगा कि क्या क्या काम वहाँ पे होता है क्या। ठीक है। दानिश भट्ट साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जो असिस्टेंट चीफ आईटी की वैकेंसी थी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, अगर आपको कोई थोड़ा बहुत सरसरी से याद हो तो? जी, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, अगर आपकी पीएचडी है तो मेरे ख्याल उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का होना चाहिए। अगर एमफिल है तो उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का होना चाहिए। और अगर आपका बीएस यानी 16 ईयर एजुकेशन है तो उसके साथ आपका 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएस कंप्यूटर साइंस है। तो मेरा उसके साथ कंप्यूटर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 5 साल से ज्यादा, अब तो तकरीबन 8 साल के करीब मेरा कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये इसकी जो बुनियादी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो इस पोस्ट का ये था। ठीक है। और दानिश भट्ट साहब, ये अक्सर जो पीपीएससी के एड्स आते हैं उसमें जब एक्सपीरियंस की बात होती है तो मैं व्यूवर्स को बताता चलूं कि जो एक्सपीरियंस होता है वो पीपीएससी साफ लफ्जों में कहती है कि ये सिर्फ उन इदारों का काउंट होगा जो
SCCPC से रजिस्टर्ड इदारे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो आप कोशिश किया करें कि आप लोग जब भी किसी इदारे से एक्सपीरियंस लिया करें या जॉब किया करें, तो आपकी प्रायोरिटी आप लोगों की ये होनी चाहिए कि आप किसी ऐसे इदारे में जॉब करें जो कि SCCP से रजिस्टर्ड इदारा हो, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो PPSC काउंट करती है। अच्छा, तो दानिश साहब आप हमें ये बताएं। जी मैं जी जी। मैं आपकी बात को एंडोर्स करूंगा और मजीद इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि एफपीएससी पीपीएससी के थ्रू जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके ऊपर जब एक्सपीरियंस होता है वो प्रॉपरली आपका जो भी उसकी ना रिक्वायरमेंट साथ दी हुई होती है। अगर वो इंजीनियरिंग का है तो वो इंजीनियरिंग काउंसिल से इदारे रजिस्टर्ड होने चाहिए, मेडिकल से रिलेटेड है तो उसके मेडिकल के जो इदारे होते हैं उनसे होना चाहिए। जैसे आईटी है तो इसका एक स्पेसिफिक अपने जो बॉडी है उसके साथ उसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए अगर आप किसी भी प्राइवेट फर्म वगैरह में जॉब करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स जो है उनके लिए भी इसी तरह से है कि ये सिर्फ सिंपल आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देना होता कि मैंने इतने अरसे से मैं यहाँ पे इस डेजिग्नेशन पे जॉब कर रहा हूँ, बल्कि अगर आप एफपीएससी का या पीपीएससी का दोनों का फॉर्मेट देखें तो उसके ऊपर बाकायदा आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो जो ड्यूटीज आप सर अंजाम दे रहे हैं वो आपको मेंशन करनी होती है। और एफपीएससी के अंदर एक रिक्वायरमेंट और भी होती है, वो रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, मसलन अगर आपने BS18 की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करने वाली अथॉरिटी होगी वो एटलीस्ट BS19 की होनी चाहिए। तो ये इसके अंदर मतलब हमें मालूम नहीं शुरू में होता, ये बाद में हमारे लिए बड़े मसाइल बनते हैं। तो जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर लोग हैं तो उन्हें चाहिए कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं उस वक्त अपने डिपार्टमेंट को एनओसी के लिए फौरन से अपना केस फॉरवर्ड कर दें, वरना इसमें बड़ा बाद में मसाइल का आप शिकार होते हैं। जब भी आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे रिक्वायर्ड किए जाते हैं, तो वो आपको फिर डिपार्टमेंट से लेने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो जो अपना ये डिपार्टमेंटल परमिशन का प्रोसेस होता है ये आपने अप्लाई करने से भी पहले शुरू कर देना होता ठीक है। दानिश साहब आप हमें ये बताएं कि जिस तरह की इस जॉब का नाम है असिस्टेंट चीफ आईटी, तो आपके ख्याल में जो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी इसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगी, या कोई डेवलपमेंट की कोई एक्टिविटीज होंगी, या किस तरह की एक्टिविटीज होंगी इसमें? है जी। इसमें जो एफपीएससी की वेबसाइट जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो उसके ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है वो दी जाती है। तो जो इस पोस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन थी बेसिकली उसके अंदर दो चीजें मेनली शामिल थी। एक डाटा के एनालिसिस के हवाले से थी और दूसरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हवाले से थी। यानी किसी भी तरह का जो डाटा आता है उसके ऊपर डिफरेंट तरह के एनालिसिस परफॉर्म करना, उसको डाटा को पहले क्लीन करना, उससे ट्रेंड्स वगैरह निकालना, ये चीजें उसमें शामिल हो सकती हैं। और इसके अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई वो थी प्रोग्रामिंग की। तो वो डाटा कलेक्ट करने के लिए, डाटा को मॉडल करने के लिए, इस तरह के मुख्तलिफ उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ये काम कर सकें और उसके लिए कोई कोडिंग वगैरह भी आप कर सकें। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स जो मुझे वहां से पता चली थी वो ये हैं। अच्छा, तो दानिश साहब अमूमन जो होता है कि एफपीएससी जब भी कोई टेस्ट लेती है तो उसका सिलेबस जो है वो पहले से कैंडिडेट्स को बता दिया जाता है। तो आपका जो टेस्ट लिया गया था उसमें जो सिलेबस इन्होंने बताया था उसमें क्या क्या मेंशन था? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले सिलेबस से भी पहले जरूरी चीज होती है कि आपका पेपर किस तरह का होगा। ठीक है। जो बीपीएस 16-17 की जॉब्स होती हैं या इससे कम की जॉब होती हैं उसके ऊपर ना सिंपली आपका 100 एमसीक्यूज का पेपर होता है, जिसमें अमूमी तौर पर 80% आपकी जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। और 20 मार्क्स के जो होते हैं ना वो आपके इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और ये इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर बनता है। जो बीपीएस 18 और इससे ऊपर की पोस्ट होती हैं उनके लिए एफपीएससी जो टेस्ट लेता है उसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन होता है उसमें इंग्लिश होती है, पार्ट वन इंग्लिश के अंदर फिर आगे से दो हिस्से होते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह सीएसएस की 200 नंबर की इंग्लिश होती है ये उसी पैटर्न के ऊपर होता है। सिंपल सिर्फ ये होता है कि इसके मार्क्स आधे होते हैं यानी 100 होते हैं। यानी इसमें पार्ट वन इसका 50 नंबर का ऐसे होता है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं इनके जो इन्होंने हमें दिया था इसका
सिलेबस दिया था इंग्लिश का, तो इसके अंदर इंग्लिश कंपोजिशन एंड प्रेसी जो थी इसके 50 मार्क्स थे, यानी 50 नंबर ऐसे के हो गए और 50 नंबर कंपोजिशन और प्रेसी के हैं। अब जो इंग्लिश ऐसे लिखना होता है वो आपने 6 टॉपिक्स आपको दिए होते हैं और उसके ऊपर आपने 1500 वर्ड्स का मिनिमम जो है वो ऐसे लिखना होता है। जो आपकी कंपोजिशन और प्रेसी है इसके अंदर आपकी प्रेसी राइटिंग के 10 मार्क्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के 10 मार्क्स होते हैं, ग्रामर वोकैबुलरी के 10 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स और ट्रांसलेशन, इसके 5-5 नंबर होते हैं। तो ये इसकी मदद से एक पूरा इसका 100 नंबर का पेपर बनता है। अच्छा, ये अब इनकी वेबसाइट के ऊपर ना ये दिया होता है, एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर इसका सिलेबस दिया होता है इंग्लिश का, और ये तमाम जो 18 एंड 18 प्लस की जो पोस्ट होती है उनके लिए ये सेम होता है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर जो होता है वो हमारे पास आता है जो हमारे प्रोफेशनल का आ जाता है, पार्ट 2 उसको कहते हैं। पार्ट 2 के अंदर सिंपली इसके भी फिर आगे 2 हिस्से होते हैं, जैसे आपको मैंने इंग्लिश के पेपर का बताया ना जी कि उसके 2 हिस्से थे, सेम उसी तरह इसके भी 2 हिस्से होते हैं। पार्ट 1 जो होता है उसके अंदर 25 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं जो आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, और बाकी जो 75 नंबर होते हैं उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी आपने उसके जो आंसर्स हैं वो आंसर शीट के ऊपर राइट करने होते हैं। अब अगर इस स्पेसिफिक पोस्ट की बात की जाए तो इसके अंदर जो कंप्यूटर साइंसेस सब्जेक्ट था उसके जो 6 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम डिजाइन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन, ये 6 सब्जेक्ट्स थे जिनके बारे में लिखा होता है। अच्छा, इनके ना टॉपिक्स भी आगे लिखे होते हैं जो आपने प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये बड़ा एक प्रिसाइज किस्म का पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है, यानी तकरीबन ये 3 पेजेस होते हैं। पहला इंग्लिश वाला होता है और 2 पेजेस आपके, या 1 पेज जो है वो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होता है, और आपका पेपर इसी सिलेबस में से आना होता है। अच्छा दानिश भाई साहब, ये जो आपने मेंशन किया है कि टॉपिक्स गिवन होते हैं, ये जो टॉपिक्स गिवन होते हैं एफपीएससी इन टॉपिक्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, या आपने देखा है कि पेपर में कोई एक आध ऐसा भी क्वेश्चन आ गया था जो इन टॉपिक से हट के हो? नहीं जी, ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो ये टॉपिक्स स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। ये अमूमी तौर पे अगर हम बीपीएस 17 या उससे कम पे भी बात करें, जो टॉपिक्स दिए होते हैं उन्हीं में से एमसीक्यूज आते हैं आपके, और जो आपके बीपीएस 18 और उससे प्लस के होते हैं वो भी जो टॉपिक्स दिए होते हैं क्वेश्चंस अमूमन उसी में से ही आते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आया जो आउट ऑफ द टॉपिक आया हो। अच्छा, इसमें आप क्या कहेंगे कि जो टॉपिक गिवन थे, अमूमन ऐसा होता है कि जो टॉपिक होता है वही टॉपिक एफएससी में भी पढ़ाया जा रहा होता है, बीएस में भी, एमएस में भी, और हत्ता के पीएनई में भी सिलेबस में वही टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लेवल था क्वेश्चंस का, ये किस तरह का था कि बैचलर लेवल का सिलेबस जो है उसमें से अगर ये टॉपिक हम पढ़ लेते हैं तो इनफ है, या एमएस लेवल के या जनरल स्टडी जिसने की है टॉपिक्स की हर तरह से वो कामयाब है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? इसमें ना आपको ये देखना है कि जो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था ना, जो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया था ना एजुकेशन का, जो वहां पे एजुकेशन रिक्वायर्ड थी ना उस लेवल की आपने तैयारी कम से कम करनी है। मसलन अगर 16 ईयर एजुकेशन वहां पे रिक्वायर्ड है तो आप फिर एफएससी वाले या मैट्रिक वाले टॉपिक से तैयारी करके नहीं दे सकते उसका पेपर। ठीक है, तो ये ठीक है। आपका डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट की, मतलब अगर एमफिल की पोस्ट है कोई जिसके लिए क्राइटेरिया एमफिल है, तो फिर आप उसको एमफिल के लिहाज से, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हम मसलन पढ़ते हैं, बीएस लेवल पे भी पढ़ते हैं इसे हम, एमएस लेवल पे भी पढ़ते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो ये आपकी उस जॉब के ऊपर, मतलब उस पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है जिसका टेस्ट होने जा रहा है, कि उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो क्या था। अगर वो 16 ईयर एजुकेशन है तो फिर आपने उसको उसके मुताबिक क्या। अच्छा दानिश भट्ट साहब, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आप क्या रिकमेंड करते हैं कि एमसीक्यूज की जो तैयारी है वो किसी बुक को लेकर जस्ट एमसीक्यूज को रट्टा लगा लेना चाहिए, या टॉपिक्स की मुकम्मल तौर पर टॉपिक की लॉजिक्स को देखते हुए तैयारी की जाए? किस लेवल तक की तैयारी करनी चाहिए?
अच्छा ये ना ये हमारी एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। जे जब से मेरा भी टेस्ट वगैरह ये पास हुआ, फिर रिकमेंडेशन हुई, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल पूछा जा रहा है ना, वो यही है कि हम किस बुक से तैयारी करें। और अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि किस बुक से तैयारी करें और मैं उसके लिए आपको कोई बुक रिकमेंड करूँगा, जिसके अंदर एमसीक्यूज़ होंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप उसका एमसीक्यू कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जो प्रिपरेशन के लिए आप हमेशा उस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ें, उसकी जो भी किसी भी इंटरनेशनल ऑथर की उसकी बुक लें, अगर कंप्यूटर साइंस की जैसे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। आप अगर उसका एमसीक्यू भी आपने अटेम्प्ट करना है, तो आपको वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसका एमसीक्यू क्लियर कर सकते हैं। जो मार्केट के अंदर डिफरेंट तरह की एमसीक्यूज़ की बुक्स हैं या ऑनलाइन एमसीक्यूज़ की वेबसाइट है, ये प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होती हैं। ये आप जब आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, आप उस प्रिपरेशन को चेक करने के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप वो एक बुक खरीद लें, उसके ऊपर जो एमसीक्यूज़ हैं, आप उसको अटेम्प्ट करते जाएँ और एंड पे जो उनकी की दी होती है, उसके साथ आप उसको मैच करके अपना स्कोर देख सकें कि आपका क्या स्कोर है। ये प्रिपरेशन के लिए जो है एमसीक्यूज़ बेस्ड जो बुक्स होती हैं या वेबसाइट्स होती हैं, वो बिल्कुल काम की नहीं। इसके लिए आपको टॉपिक को थॉरोली पढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जो कंप्यूटर साइंस की एमसीक्यूज की प्रिपरेशन है, अगर उसकी आपने डिटेल में लॉजिक वाइज तैयारी करनी हो, तो ये वीडियो आप टी4 ट्यूटोरियल्स पाकिस्तान चैनल पर देख रहे हैं, और एक और चैनल है टी4 ट्यूटोरियल्स इंडिया। तो वहाँ पर कंप्यूटर साइंस की एमसीक्यूज की वीडियोस मैं बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, और उसमें मैं एक एक एमसीक्यूज को बड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। तो आपने उन वीडियो को जरूर ट्राई करना है। अगर आप कोई भी इस तरह का टेस्ट दे रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वहां से अगर तैयारी करेंगे, तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो पाएगी। अच्छा, दानिश मैं साहब आप। यहाँ पे ना मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा जी। मैंने चूंकि इस प्रिपरेशन के दौरान डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह देखी, तो मुझे जो आपकी वेबसाइट है उसमें ये एक बात बड़ी पसंद आई थी कि उसमें जो टॉपिक्स है ना, उनके ऊपर मतलब बात की गई हुई है। उसके अंदर एक टॉपिक को पकड़ा गया है और उसको बड़े अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया गया है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो किए जाते हैं। तो इनकी जो वेबसाइट है, मैंने उसको अपनी प्रिपरेशन के दौरान बड़ा यूजफुल पाया है और उससे बड़ी हेल्प मुझे मिली है। तो इनकी वेबसाइट आप जरूर उसको मतलब विजिट भी किया करें और उसको देखा करें, बड़ा काम की चीज। दानिश साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये कमेंट किया। अच्छा दानिश साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो क्वेश्चंस आए थे पेपर में, तो कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो और आप हमारे यूजर्स के साथ शेयर करना चाहें। सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट लेते हैं। कोई ऐसे टॉपिक जो आपको याद हो, जो कि आपके पेपर में आए थे, या कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट। अच्छा जी, इसका इनका ना एक जो बड़ा एफपीएससी का बहुत बड़ा मसला है ना, वो ये होता है कि इनके ना बहुत लंबी इनका प्रोसेस है। आप ये समझ लें कि ये मैंने जून 2021 में अप्लाई किया था और मेरी रिकमेंडेशन जो हुई है वो नवंबर 2022 में हुई है। यानी तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगा इस पूरे प्रोसेस को होने में, और ये सिर्फ एक पोस्ट थी। इसी तरह अगर पोस्ट ज्यादा हो, तो ये 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का अरसा भी लग जाता है। तो अमूमी तौर पे आपको जो क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज याद नहीं रहते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। अब अगर हम कंप्यूटर साइंसेज की बात करें, तो इसमें अगर मैं रिमाइंड करूं, तो मुझे जो सवाल याद आते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो पेजिंग और सेगमेंटेशन है उससे रिलेटेड थे सवाल, जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर था। इसके अलावा जो प्रोग्राम्स थे, कंप्यूटर सी प्लस प्लस के कुछ प्रोग्राम्स थे जो कि आपने लिखने थे। अब मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है। मैं इसके लिए ना आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आपने मतलब एग्जैक्टली तैयारी करनी है ना कि किस तरह के सवालात आते हैं कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड या आपके इंग्लिश से रिलेटेड भी, उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है। आप एफपीएससी के वेबसाइट से शायद, या वैसे भी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, जिसमें पिछले सालों के ना सीएसएस के पेपर्स मौजूद होते हैं। सीएसएस के पेपर्स के अंदर इंग्लिश के पेपर भी होते हैं और जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस उसके भी पेपर्स मौजूद होते हैं। आप वो पेपर्स हासिल करें, वो डाउनलोड कर लें, उनका प्रिंट निकाल लें या बुक की सूरत में ले लें और आप उनको अटेम्प्ट करें। उनसे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस किस्म के सवाल आते हैं।
ये मैंने आपको बताया जी कि ये तकरीबन जो सीएसएस के अंदर इंग्लिश होती है वही सीएसएस की इंग्लिश है। सीएसएस में जो आपके कंप्यूटर साइंसेस जिन्होंने सब्जेक्ट ऑप्ट किया होता है वही तकरीबन इसके अंदर सवाल होते हैं। तो उसका बेहतर आसान तरीका ये है कि आप पिछले 5 साल 10 साल या जितने अरसे के भी आपको अवेलेबल हो, आप वो पेपर जरा पढ़ लें, आपको बिल्कुल क्लियर अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। दानिश साहब, अब हम ऐसी राइटिंग की बात कर लेते हैं। आपको जो टॉपिक मिले थे ऐसे राइटिंग के, वो हालात हाजरा से रिलेटेड थे या किस तरह के टॉपिक्स थे? अच्छा, टॉपिक्स जो होते हैं ना, ये यूजुअली जिस तरह इसमें ना दो तीन तरह की वैरायटीज आपके पास मौजूद होती हैं। ये एनवायरनमेंट से मुतालिक हो सकते हैं, ये आपके जो करंट इश्यूज हैं उनसे मुतालिक हो सकते हैं, ये ओपिनियन बेस्ड हो सकते हैं, ये नैरेटिव बेस्ड हो सकते हैं। यानी इसके अंदर आपके पास ना चॉइस मौजूद होती है कि आपका जो भी राइटिंग स्टाइल है ना, आप उसके मुताबिक उन 6 टॉपिक्स में से जो आपको सूट कर रहा है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जेंडर स्टडीज से रिलेटेड, इसके अलावा और इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड ये लाज़िमन आते हैं। अच्छा, इसमें कोशिश करें अगर आपको मतलब आप फैक्ट्स फिगर्स याद रखने में अच्छे हैं, तो तब आप जो टॉपिक्स हैं इस तरह का उसको छेड़ें जिसके अंदर आप उन फैक्ट फिगर को बता सकें। अगर आप ओपिनियन बेस्ड हैं तो फिर आपको सिंपली जो ओपिनियन बेस्ड टॉपिक होता है उसके अंदर आपको या उसके हक में बोलना होता है, लिखना होता है, या उसके मुखालिफ लिखना होता है। तो अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि हम शुरू हक में करते हैं और जो कंक्लूड कर रहे होते हैं जाके उसके मुखालिफ कर देते हैं। तो ये आप अपने राइटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं, जिस तरह का आपका राइटिंग स्टाइल है आपको वो टॉपिक अवेलेबल होते हैं उसमें से आप लिख सकते दानिश साहब, जिससे हम टेस्ट की तैयारी करते हैं कि टेस्ट की तैयारी करना, मैं डिग्री से रिलेटेड जब हम एजुकेशन हासिल कर रहे थे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जब हम टेस्ट की तैयारी शुरू करते हैं तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपने तकरीबन कितनी एक तैयारी की, कितने एक हफ्ते में कितनी आवर्स लगाते थे तैयारी के, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आप ये भी बता दें कि कितने अरसे से आप तैयारी कर रहे थे? हैं। अच्छा, टेस्ट की तैयारी के ना 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है ना, वो बेसिकली वो आपकी वो जो बेसिक एजुकेशन है ना, वो है कि आपने कितने अच्छे इदारों से पढ़ा, आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा, और मतलब आपने एजुकेशन जो है वो किस तरह से हासिल की। अब ये चूंकि पास्ट होता है, आप इसे जाके तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, जैसी आपने पढ़ाई कर ली, जैसा आपने इदारा चूज कर लिया, जैसी आपकी ग्रूमिंग हो गई, वो अब आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। दूसरा हिस्सा इसका आता है जी कि आपके जो टेस्ट से पहले आप आपकी हैबिट में होता है, आप अच्छी चीजें पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, आप बुक्स को पढ़ते हैं, इसी तरह आप ऑनलाइन रिसोर्सेज मुख्तलिफ होते हैं आप उनको पढ़ते हैं, उससे आपकी मतलब जो एनालिटिकल पावर है वो डेवलप होती है, आपकी जो आपको राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा आता है। और तीसरा हिस्सा इसका आता है कि जब आप स्पेसिफिकली टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर आप उसमें जो हर तरह का रिसोर्स होता है आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे होते, बल्कि फिर आप एक टारगेटेड रिसोर्सेज को सिर्फ कंज्यूम कर रहे होते हैं कि जो आपको आपका टेस्ट पास करने में हेल्प देगा। तो अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूं तो मैंने मतलब इतनी स्पेसिफिकली अगर हम टेस्ट से पहले की बात करें तो उसके अंदर एक रीडिंग की हैबिट है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। आप ये समझ लें कि आधा घंटा 1 घंटा डेली की रीडिंग की हैबिट थी। जब आप स्पेसिफिकली टेस्ट की तैयारी की बात कर रहे हैं, अच्छा इसमें जो मैयर है ना हमारा, ये जो टाइम का मैयर है ये गलत है कि हम 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी होगी। तैयारी अगर आपने सही फोकस के साथ, सही डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं तो आपका आधा घंटा लगाया वो भी काफी होता है। और अगर आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपका मोबाइल है वो आपको हर वक्त डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपका खुद का फोकस नहीं डेवलप हो पा रहा, तो बेशक आप 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के आप मतलब 24 घंटे भी लगातार बैठे रहे तो आपकी टेस्ट की तैयारी नहीं हो सकती। तो टेस्ट की तैयारी के लिए जो फोकस है वो सबसे अहमियत का हामिल है कि आप सबसे पहले अपने आप को तैयार करते हैं कि मैंने टेस्ट की तैयारी करनी है। जब आपका मसलन 1 महीना या 1 हफ्ता रह चुका होता है फिर आप उसके ऊपर जरा ज्यादा जोर देते हैं
और आप सिर्फ टू दी पॉइंट चीज़ों को तैयार करते हैं, जो लेफ्ट राइट चीज़ें आपको आपके फोकस से ले जा रही होती हैं, फिर आप उनको नहीं पढ़ते। तो ये बेसिक जो मैंने तरीका अडॉप्ट किया तैयारी का वो ये है, क्योंकि अपने साथ मतलब जॉब भी कर रहे होते हैं, घर की भी मतलब ज़ाती मसरूफियात भी होती हैं, सारा कुछ होता है। तो उसमें आप अगर बेहतर है कि आप अच्छा टाइम दें, क्वालिटी टाइम दें, थोड़ा टाइम दें और उसमें अपनी प्रिपरेशन करें। दानिश साहब, एक बहुत ही प्राइवेट सा क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर करना चाहें कि जी। आज तक पीपीएससी और एफपीएससी के कितने टेस्ट आपने दिए हैं जिसके बाद आपको कामयाबी मिली है? अल्लाह अकबर। अच्छा, मेरी जो मैं जिस जॉब पे इस वक्त काम कर रहा हूँ ना, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये बेसिकली मैंने पहली दफा पीपीएससी का टेस्ट दिया था और मेरी सिलेक्शन उसी के थ्रू हो गई थी। और अगर एफपीएससी की बात करें तो बीपीएस 18 के लिए ये मेरा पहली अटेम्प्ट थी ठीक है। और वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई है। ठीक है। अच्छा, दानिश साहब, आप ये बताएं कि अब हम थोड़ी सी इंटरव्यू की बात करते हैं कि आपके इंटरव्यू लेने में कितने लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया? इंटरव्यू के अंदर जी, पैनल के अंदर ना 3 लोग शामिल थे। एक एफपीएससी के मेंबर होते हैं, दूसरे जो है वो डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और तीसरा एक साथ मेंबर उन्होंने मजीद ऑप्ट किया होता है। तो उनकी जो क्वेश्चनिंग थी वो किस तरह की क्वेश्चनिंग थी, यानी कि उन्होंने आपसे रिलेटेड जो आपकी प्राइवेट आपसे रिलेटेड प्राइवेट क्वेश्चन है वो उन्होंने कितने किए, और आपसे क्वालिफिकेशन रिलेटेड कितना पूछा उन्होंने, जिससे हम दूसरे लफ्जों में वाइवा कह सकते हैं? अच्छा, इसमें ना मैं एक कंफ्यूजन है जो थोड़ी दूर करना चाहूंगा लोगों की। अमूमी तौर पे ना ये समझा जाता है कि जो इंटरव्यू है ना वो हमारे नॉलेज का टेस्ट है। ये ऐसा हरगिज नहीं होता जी। नॉलेज का बेशक एक पोर्शन होता है जिसको टेस्ट किया जा रहा होता है उसके अंदर। देखें, जब आप रिटन टेस्ट पास करते हैं ना, जो रिटन टेस्ट होता है बेसिकली जो आपकी नॉलेज को मेजर करने के लिए वो एक टेस्ट हो चुका है। आपका जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर लिया गया हुआ है। आप उसके बाद जो है वो शॉर्टलिस्ट होके इंटरव्यू के लिए आए हैं। इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं या ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये बेसिकली सिर्फ आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपकी ओवरऑल उस सूटेबिलिटी को कंफर्म करने के लिए होता है स्पेसिफिक पोस्ट की, कि क्या आप उस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। अब उसमें सूटेबिलिटी को कंफर्म करने के लिए उसके डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं। उसमें नॉलेज का फीचर हो सकता है कि आपका नॉलेज चेक किया जाए कि आपको सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है। आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को देखा जाता है। आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे आप ऑनेस्टी को कितना प्रैक्टिस करते हैं। सिंपली बस ना। अच्छा, जो इसमें ना बेसिकली आपकी जो इंटरव्यू होता है इसके अंदर आपकी पोस्ट के लिए सूटेबिलिटी कंफर्म करना मकसद होता है और जो सवाल भी होते हैं वो इसी हवाले से होते हैं। तो अगर स्पेसिफिक सवालात की बात की जाए कि कौन से सवालात प्रिपेयर करने चाहिए, किस तरह के सवालात को तैयार करना चाहिए, तो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपने अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना होता है। इंट्रोडक्शन को हम यूजुअली लाइट लेते हैं जी, कि ये इसमें मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है कि हम अपने बारे में बड़ा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन आप ज़रा एक दफ़ा कोशिश करें, एक मतलब अपना कैमरा ऑन करें, उसका सेल्फी मोड ऑन करें और वीडियो अपनी बनाएँ और उसमें ज़रा अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताना शुरू करें। तो आप मतलब 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद आपको ना समझ नहीं आएगी कि अब मैं क्या बोलूँ। तो ये जो पोर्शन होता है ये सबसे अहम पोर्शन होता है, इसी से आपका मतलब सारा अगला जो इंटरव्यू है ना वो चलना होता है। तो ये इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएँ। इसमें आप अपने बारे में बता सकते हैं, अपना जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में बता सकते हैं। आप इसमें अपने जो जॉब एक्सपीरियंसेस हैं उनके हवाले से बता सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं इसके अंदर डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी मतलब पर्सनल चीज़ें होती हैं, उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको ज़रूरत होगी, तो वो आपसे पूछ लेंगे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो कोशिश मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए, वो आप अपने जो जॉब एक्सपीरियंसेस हैं, उनके हवाले से बताएँ, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं,
उनके हवाले से बताएँ कि आप किन एरियाज़ के अंदर अच्छे हैं, कौन-कौन सी आपकी स्किल्स हैं, आप किन चीज़ों के ऊपर अच्छी तरह से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन्स होते हैं बेसिकली वो यहीं से निकलते हैं और फिर आपके लिए बड़ी आसानी होती है कि अगर आपने अपनी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो बताई होंगी, तो आप उनमें से उनको रिप्लाई आसानी से कर सकते हैं। सेकेंडली जो आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, वो जिस भी आप इदारे में जाना जाने वाले हैं मसलन अगर जैसे मैं बात करूँ, मैं एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट में जा रहा था और ये मिनिस्ट्री है फूड सिक्योरिटी और रिसर्च के अंडर आता है। तो आपको इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो क्या काम करते हैं। अगर जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपकी एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़ हैं, आप उनको पढ़ के जाएँ, एजुकेशन है तो एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ के जाएँ। इसके अलावा उसका महकमे का इस वक़्त वज़ीर कौन है, ये लाज़िमन देख कर जाएँ। यानी कि महकमा के बारे में या मिनिस्ट्री के बारे में जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन है ना, वो लाज़िमन लेके जाएँ। थर्डली इसके अंदर जो चीज़ होती है वो आपने करंट अफ़ेयर्स के साथ इन टच रहना होता है। स्पेसिफ़िकली उन 10-15 दिनों में जो-जो चीज़ें पेश आ रही हैं, न्यूज़पेपर को देख लें, उसमें आप टीवी को देख लें, और इनके ऊपर जो इंटरनेशनली इवेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं, उनको देख लें। ये चीज़ें आप प्रिपेयर करके जाएँ। थर्डली इसमें जो ज़रूरी चीज़ होती है प्रिपेयर करने वाली, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई थी ना, वो उससे रिलेटेड लाज़िमन प्रिपेयर करके जाएँ कि आपको वहाँ पे उस टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए कौन-सी स्किल्स चाहिए, उन स्किल्स को थोड़ा-सा रिवाइज़ करके जाएँ। क्योंकि जो डिपार्टमेंटल रिप्रेज़ेंटेटिव है, उसने आपसे नॉलेज से ज़्यादा जो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज है ना, उससे ज़्यादा उसका फ़ोकस जो होगा, वो ये होगा कि ये जो पर्सन हम हायर करने जा रहे हैं, ये जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये इसको फुलफ़िल कर सकता है या नहीं कर सकता। थर्डली जो क्वेश्चन्स होते हैं, जो टाइप होती है, वो ये होता है कि आपसे एक सवाल ऐसा पूछा जाता है जिसमें आपका ओपिनियन पूछा जाता है, कि आप उसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। तो आपको जो ऐसे क्वेश्चन्स ये ट्रिकी क्वेश्चन्स होते हैं, इनको बड़ा ध्यान से लेके चलना होता है कि आप इनके ऊपर मतलब एक अपनी जो मुतदिल राय है, उसका इज़हार करें। किसी भी एक्सट्रीम राय का जो है वो इज़हार ना करें। और सेकंडली पूरे इंटरव्यू के दौरान जो आपने कोशिश करनी है कि वो ऑनेस्टली चीज़ों का जवाब दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चीज़ों को जो है वो गलत उनको बयान कर रहे हों या उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती होती है। जो सामने लोग बैठे हुए हैं, वो माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। तो वो आपको विद इन नो टाइम जज कर लेते हैं कि ये आप झूठ बोल रहे हैं या आप उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें बतानी चाहिए। सेकंडली अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं आता, तो उसको आपने कोशिश करें कि अगर आपको उसका जवाब कुछ मालूम है तो वो बता दें, वरना आप उसको एक्सक्यूज़ कर लें, सॉरी कर लें। उसका गलत जवाब कभी ना दें और उनके साथ इसके ऊपर मतलब अगर किसी पॉइंट के ऊपर बहस की नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए पैनल के साथ। आप अपना एक ओपिनियन रखते हैं, आपने अपना ओपिनियन पेश कर दिया, उन्होंने आपका ओपिनियन सुन लिया, उसके बाद उन्होंने अपना ओपिनियन पेश कर दिया। इसके बाद बहस की जो है ना वो किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगर एक अच्छी गुफ्तगू को हम देखें, बेसिकली ये जो इंटरव्यू होता है ना, हम इसे बिल्कुल फॉर्मल अगर ले रहे हैं तो अगर हम इसे इन्फॉर्मली देखें ना तो ये बेसिकली आपकी उनके साथ गुफ्तगू है, जिससे वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करने जा रहे हैं। तो इसको बेहतरीन होना चाहिए। तो इसमें आप जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इनको बड़े अच्छे तरीके से जवाब देने की कोशिश करें। जी। दानिश साहब, हमारे व्यूवर्स के लिए कोई आप मैसेज देना चाहें, वो एप्लीकेंट जो कि एफपीएससी या पीपीएससी में जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक छोटा सा शॉर्ट सा मैसेज जो आप देना चाहें। एक तो जो अगर एफपीएससी या पीपीएससी के रिलेटेड लोग अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर ट्राई करते हैं, उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये इस पोस्ट को एक पोस्ट के प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1.5 साल का अरसा लगा है। आप अगर तो हर चीज़ छोड़-छाड़ के सिर्फ़ इसकी प्रिपरेशन के लिए बैठ जाएँगे और इसके इंतज़ार में बैठ जाएँगे कि मैं पोस्ट आएगी, अप्लाई करूँगा और सिलेक्ट होऊँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। आप जैसे ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, आप फ़ौरन से
अपने आप के अपने करियर के हवाले से फ़िक्रमंद हो जाएँ। आप कोई ना कोई जॉब हासिल करने की कोशिश करें, कोई इंटर्नशिप हासिल करने की कोशिश करें, आप वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने की कोशिश करें क्योंकि एक्स वर्क प्लेस पे जाके जो चीज़ें आप सीखेंगे ना, वो आप घर में बैठ के कभी नहीं सीख सकते। ये जो इन टेस्टों की प्रिपरेशन है, ये आप साथ-साथ ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, इसको जारी रखें। थोड़ा-थोड़ा आप इसकी रोज़ तैयारी करते रहें। जैसे आपका टेस्ट है, आप ज़रा थोड़ी-सी अपनी तैयारी का जो पेस है उसको बढ़ा दें, उसका टाइम ज़्यादा कर दें और उसका टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करें। तो ये आपका इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, उससे दुआ भी करें, तो आपका ज़रूर बिल-ज़रूर जो है वो ये आप इस तरह से कामयाब हो जाएँगे। अ, बिल्कुल छोड़-छाड़ के जो है ना, ये सिर्फ़ इनके लिए अटेम्प्ट करना या कोशिश करना, ये इसका मैं मशवरा कभी भी नहीं दूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और सेकंडली ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये बहुत कम आती हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जैसे ही अपनी एजुकेशन से फ़ारिग हों, आप उसी के दौरान या उसके फ़ौरन बाद अपने करियर के हवाले से फ़िक्रमंद हों। थैंक यू वेरी मच दानिश साहब कि आपने हमारे व्यूअर्स को और हमें टाइम दिया और एफपीएससी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट मालूमात से हमें आगाह किया। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट करके ज़रूर पूछने, मैं आंसर दे दूंगा या दानिश साहब अगर उस कमेंट को पढ़ेंगे तो वो भी आंसर दे देंगे। कोई भी आपका इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने ज़रूर पूछना है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।